बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ एट फेजेस। मैं हूं बिस्मा मिर्ज़ा और आज जो लाइफ एट फेज में जो फेज चल रहा है वो इंतहाई गमज़दा है और सोगवार है क्योंकि हम सबका मुश्तरका गम है और इसी तरह से एक सर्वाइवर्स गिल्ट है। लेकिन किसी भी मसले को सॉल्व करने से पहले मसले की जांच पड़ताल करना, उसका रद्द-ए-अमल, उसकी जड़ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सेशन इसीलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि जो वाक़यात पेश आए 7 अक्टूबर के जो वाक़यात पेश आए, उसका वो क्यों पेश आए और उसका जो कैज़ुअल्टीज़ हैं, वो किस तरह, किस नौइयत की हैं, जो खबरें आती हैं, उसके मुताबिक 30,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे और औरतें 50% हैं। बमबारी स्कूलों पे हो रही है, नदन गाज़ा के अंदर और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो वो एनेक्स कर दिया गया है, क्लेंज़ हो गया है वो जो उसकी उसकी पॉपुलेशन है उससे। पनाहगीर कैंपों पे जो है चढ़ाई की जा रही है टैंकों से, स्कूल बमबारी 100 से ज़्यादा सहाफ़ियों की शहादतें हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों की शहादतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक़वाम मुत्तहिदा जो है सलामती कौंसिल हैज़ फेल्ड टू पास अ रेज़ोल्यूशन जंगबंदी के ऊपर और लेकिन हम ये देखते हैं कि मकबूज़ा जो फ़ौजें हैं, उनकी चढ़ाई उनकी दिफ़ा के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अभी दोबारा कांग्रेस को सरपास करते हुए बिल पास किया है। असल में हो क्या रहा है गज़ा के अंदर इसको समझने के लिए हमने दावत दी है नुसरत मिर्ज़ा को। वो सीनियर एंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, 17 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और गहरी नज़र रखते हैं ख़ित्ते के अंदर जो मसाइल हैं, वो जो पेश आ रहे हैं उसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ लाइफ एट फेजेज़ में। बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, आपका शुक्रिया कि आपने ये मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तो अब फरमाएं, क्या आप मुझसे पूछना चाहती हैं? जी, मिर्ज़ा साहब पहले तो ये बताइए कि ये जो 7 अक्टूबर का वाक़या पेश आता है, दुनिया तो शायद इस 7 अक्टूबर के वाक़ये के बाद जागी और अब 7 अक्टूबर से लेके अब तक 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो एज़ अ इस्लामी दुनिया इसको समझती है कि ये 75 साल और 88 दिन से ये मसला चल रहा है। अभी ये मुझे ये बताइए कि 7 अक्टूबर का जो वाक़या पेश आया जिसमें जो मज़ामती फ़ोर्सेस ने जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ के अंदर जो है अपना कार्रवाई की जिसमें से बाद में उन्होंने कहा 1400 हलाकतें हुई, फिर वो अब घट के फिगर जो है कोई 600-700 पर आ गया है। तो ये वाक़या पेश कैसे आ गया? जब आयरन डोम का भी हम सुनते हैं तो ये क्या हुआ क्या असल में? देखिए बिस्मा, इसमें कई बातें। तो पहले तो अगर हम इसराइल की ताकत का अंदाज़ा लगा लें तो आयरन ड्रोम आप लोगों को सबको मालूम है कि आयरन ड्रोम भाई एक ही बात की वो लोग तस्वीर पढ़ते रहते हैं आयरन ड्रोम की, लेकिन अमेरिका के पास, इसराइल के पास 5 किस्म के जो डिफेंस सिस्टम हैं। इसमें एक आयरन ड्रोम है कि जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को वो पकड़ सकता है, लेकिन एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर जब जाएंगे तो वो उसको नहीं रोक सकता। मिसाल के तौर पर पहले जब हमला किया था गजा पर, तो उस वक्त उसमें उन्होंने 5,000 रॉकेट, फजर रॉकेट जो थे, जो कि ईरान के बनावट के थे, वो उन्होंने फेंके थे, तो उनको अच्छा नुकसान हो गया था। अब उसके लिहाज से फिर उन्होंने आयरन ड्रोम बना लिया। आयरन ड्रोम के बाद में उन्होंने डेविड स्टिंगर बनाया है। डेविड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है, और वो उसके हिसाब से उनका वो इसमें एक किस्म का तीर जैसे आप कह लें कि वो दूसरा दिफाई निज़ाम उनका डेविड के नाम से है। तीसरा जो है वो एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है। 3 उनके पास ये सिस्टम मौजूद है। फिर इसके अलावा यानी इसमें यह है कि दूर के फासले के मिसाइल, एरो 3 एरो 2 जो है वो मीडियम मिसाइल, और एरो 2 जो है छोटे मिसाइल वो रोक सकता है। ये बहुत जदीद किस्म के हथियार हैं। इसके अलावा इनके पास जो पेट्याट हैं वो उसको ये लोग डायमंड के नाम से करते हैं, जो अमेरिका ने दिए हैं। और जो पूरा निज़ाम है उसको होमो कहते हैं, HOMME। होमो सिस्टम के तहत इनके पास ये सलाहियत मौजूद थी कि जो भी अगर मिसाइल फेंके जाएं वो उनको वो रोक सकते थे। अगर मिसाल के तौर पर जैसे कि पहले उन्होंने इस तरह से बनाया है कि फजर मिसाइल जो था वो जो 90 किलोमीटर मार करने वाला था, तो उसके लिए आयरन ड्रोम है। लेकिन अगर आयरन ड्रोम की भी एक सलाहियत है खास, अगर उससे ज़्यादा जाते हैं तो उसके बाद में वो एक हद तक तो वो रोक सकता है, मतलब 10, 20, 50, 100, 200 रोक लेगा। लेकिन अगर वो फर्ज लिए हज़ारों की तादाद में हो, तो वो आयरन ड्रोम जो अगर 85 पे लगा दिए जाए तो वो नहीं रोक सकता। अगर मतलब 200 फेंक दिए जाए एक वक्त में, या 1,000 फेंक दिए जाए एक वक्त में, तो वो जितने भी आयरन ड्रोम लगा लें
एक आयरन ड्रोम ज़्यादा 24 को कर सकता है। अगर आपने 24 मैंने अगर आपने 50-100 आयरन ड्रोम के सेट लगा दिए, डिफेंस सिस्टम लगा लिया, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कितने मिसाइल रोक सकता है। फिर इसके बाद में डेविड स्प्रिंग स्ट्रिंग जो है वो एक बहुत बड़ा यानी मिसाइल है। मैंने सिस्टम है जो कि वो जो मीडियम जो है उनको रोक सकता है। जलजल जो है इनका, जो ईरान का जलजल है वो 400 किलोमीटर की रेंज का है, वो रोक सकता है। लेकिन वो एक खास तादाद में, फिर मैं वही कहूँगा कि आप कितने आप डेविड के स्ट्रिंग लगाएंगे, वो उतने उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता। फिर एरो 3 है। एरो 3 जो है, एरो 1 जो है वो जाहिर है कि वो भी छोटे मिसाइल को रोक सकता है इतने फासले के फिर एरो 2 है, मीडियम के रोक सकता है। और एरो 3 जो है तवील फासले के जो मैंने बैलिस्टिक मिसाइल है उनको रोक सकता है। तो वो भी खास तादाद में, अगर मिसाल के तौर पर हमारी ये तरकीब शुरू में रही है, जो हमारी पॉलिसी थी वही अब ईरान की पॉलिसी भी है, और वही है अभी इसकी भी पॉलिसी है जो फजा के लोगों की, कि वो जब हमला करते हैं तो बड़ी तादाद में करते हैं, तो उसको वो रोक नहीं सकते हैं। तो पहली तो एक बात ये हुई कि ताज्जुब ये हो रहा है कि इतने बड़े सिस्टम होने के बाद और इतनी बेहतरीन उनके पास जो है डिफेंस सिस्टम होने, डिफेंस स्पाइनोज होने के बाद, उनकी जो इतनी बेहतरीन दुनिया भर में मानी जाती है। अगर मिसाल के तौर पर, जैसे मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा ग्रीक गया, और ग्रीक में मैं जो उनका जो शिप था उसमें सवार कर रहा था, क्योंकि मैं शक्ल सूरत से नहीं लगता था यूरोपियन। तो मुझसे आकर उन्होंने पूछा इनकी मसाद के लोगों ने कि आप कौन हैं, क्या है। तो मेरा सारा बायोडाटा लेकर वो चले गए। तो इस तरह से वो किसी आदमी को ऐसे अपने नॉर्मल जहाज़ों में भी नहीं रहने देते। तो ये कैसे हुआ कि इतना बड़ा वाक़या हो गया। एक तो जो अजीब बात ये हुई कि उन्होंने, जैसे तोरा बोरा के अंदर आपने जो अपने अफगानिस्तान में तोरा बोरा जो है, जहाँ पर के उसामा बिन लादेन छुपे छुपे थे, वो एक जाल है इसका सुरंगों का। इसी तरह से इन्होंने सुरंगें बना ली हैं जो कि किसी भी शहर में जाकर इनके निकल आती हैं। तो अब मैं समझ में ये बात नहीं आती है कि पहला जो एक बात है कि वो इतना इंटेलिजेंस इनके पास, वेस्ट की भी इंटेलिजेंस है, CIA है, MI6 है, रॉ है, तमाम होने के बावजूद भी इतनी खामोशी के साथ इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें उन्होंने कैसे बना दी। एक तो ये उन पर ताज्जुब होता है, अगर बना ली तो फिर ये बनने कैसे दी इसराइल ने। दूसरी बात ये, और अभी भी जो उनका जो उनकी जो ढाल है, जो उनका निज़ाम है जो रोक रहा है उनको जमीनी बड़े हमले से, वो यही सुरंगें हैं कि वो जैसे ही जाते हैं वो वैसे ही वहां से किसी के पास से निकल के आते हैं। और जिस पर अब यानी उनके जो इतनी अब बात उनकी इसराइलियों की हो रही है कि वो जो वहाँ का डायरेक्टर है ग्रेव यार्ड का, उसने ये कहा कि हर घंटे के बाद एक लाश आती है। ये आज से कोई 1 महीने पहले की बात है, जो कि जब उसने कहना शुरू किया था। तो अगर आप देखें 24 लाशें भी अगर एक में दिन में आ रही हैं तो इसराइलियों के लिए बहुत ज़्यादा है ये। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये MI6, CIA, मोसाद, ब्राउ, ये सब क्या कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें ये समझ में, एक तो समझ में बात ये आती है कि उन्होंने ये करने दिया ताकि वो फिर इसको मौका मिल जाए 9/11 जैसा, कि वो इनको तबाह बर्बाद कर दें, और वो उस प्रोसेस में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि शायद उनको पता नहीं लगा हो, और पता लगा हो तो उन्होंने करने दिया हो, जैसे कि 9/11 के मौके में करने दिया था, और फिर बाद में वो एक्शन करें। और वो एक्शन वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद इनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आ गए हैं, जो बधाई ये लगता है कि रशिया ने दिए होंगे। क्योंकि जब ये गए हैं हमास के जो सरबराह हैं हानिया, ईरान गए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि साहब आपने हमसे परमिशन नहीं ली है, जिस वक्त ये हमला किया है, तो हम आपका उतना ही साथ दे सकते हैं जितना कि हम दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ये अब या तो वो डर गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जाकर वहाँ अपने 2 बैरिक बेड़े लगा लिए हैं। एक तो ये काम तो इनका ये था कि इसराइल पर कोई हमलावर ना हो। दूसरा ये था कि इसराइल हम ईरान पे हमलावर ना हो। ईरान इस वक्त 83% जो है वो यूरेनियम इनरिच कर चुका है, सिर्फ 10% बाकी रह गए हैं, तो वो एटमी ताकत बन जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका उसको एटमी ताकत बनने देना चाहता है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये अलग लॉ की जरूरत है इसमें, जिस पर बहस की जा सकती है। अलबत्ता हम ये अब भी ये कहते हैं कि वो, अब उन्होंने ये किस्सा सुना दिया है कि ये जो जो इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं वो तो सही हो गई हैं, गिरफ्तारी इन्होंने सही की है, लेकिन जो अब जो ये मार रहे हैं आदमी, वो रोबोट है। अब रोबोट अगर वो चला रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, अगर वो टैंक चला रहे हैं तो एन मुमकिन है चला रहे हो। तो इसके अलावा
यानी पहले तो ये है कि अमेरिका ने जो दो बहरी बैरल आके रखे, तो उसका मतलब ये था कि वो चाहता ये था कि ना इसराइल पे कोई हमला हो और ना इसराइल ईरान पे हमला करे। तो ये दो बातें हो गई। अब ये बहस ये है कि उनकी काफी बड़ा नुकसान हुआ है, वहां से लोग काफी फरार भी हुए हैं, वहाँ की फौजों में बदली है, वहाँ पे मजारे भी हो रहे हैं। सिर्फ 15% जो आदमी हैं, 15% जो इसराइलीज हैं, वो ये नेतन्याहू की हिमायत करते हैं। जो कोई अभी सर्वे आया, लेटेस्ट सर्वे आया है जो कल, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं उनकी उसकी हिमायत। तो उसको हुक्मरानी को उसका हक छीन रहे हैं कि भाई इसको हुक्मरान रहने का हक नहीं है, क्योंकि इसकी फेल हो गया हमारी तहफ़्फ़ुज़ करने में। अब बहरहाल इसके अब ये यहाँ भी ये बात में समझ में आती है कि एक तरफ अमेरिका उनकी हिमायत कर रहा है। इंटरसेप्ट ने लिखा है अभी 3 रोज पहले के 4 रोज पहले, तो उन्होंने लिखा है कि ये हालत हो गई है अमेरिका की प्रेस की कि वो जो भी अमेरिका के जो बाइडेन कहते हैं उसको बार बार रिपीट करवाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो और जो आदमी उसे खिलाफ लिखता है उसको वार्निंग देते हैं पहले, फिर बाद में उसको निकाल देते हैं। जो साहबी इतना कोई बात भी इसराइली के अमवाद पे लिखता है या हमास की हिमायत में लिखता है, उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा मीडिया जो है, 90% मीडिया जो है वो इसराइलियों के हाथों में है। तो वो बहुत से जो अमेरिकन सहाफ़ी हैं वो वहाँ भी अपनी नौकरियों को बहुत से एंकर निकाल दिए हैं उन्होंने, तो बहुत से रिपोर्टर निकाल दिए हैं। तो अब ये एक अजीब गरीब खेल चल रहा है। तो यानी बादी नज़र में ये नजर आता है कि यानी अमेरिका ने वहाँ पर तो इमदाद का तो ऐलान किया, जो बाइडन ने उनको बहुत मदद दी है, 14 बिलियन और दे रहा है। जो उन्होंने उसको इस पर जो प्ली डाली हुई है कांग्रेस में, वो $14 बिलियन की है, जो असला देंगे बगैर किसी शर्त के, जो जहाँ चाहे इस्तेमाल करें। इंसानियत कहा तो ये है कि वो मैंने जी सिविलियन की बात को बचाव के लिए, लेकिन सिविल मीन्स जो इसराइली सिविलियन है उनको बचाने के लिए। और जो इसराइल के सिविलियन है, जो हमास के सिविलियन है, वो उनकी उनकी परवाह नहीं है, वो उनको इंसान नहीं समझते हैं। अब बहस ये है कि अमेरिका के अंदर भी ये बात चल पड़ी है कि आप इंसानों को किस तरह से मार रहे हैं। तो ये इस वक्त का जो मसला है वो ये है। एक तो ये है कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो बादी नज़र में ये नजर आता है कि ये इनको कुछ पता था कि ये हमला हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा हमला हो और इतनी इंटेलिजेंस फेल हो गई हो इतने आदमी के बीच के अंदर। तो लेकिन दूसरी जो बात जो जो इसको रद्द करती है वो ये है कि ये कैसे हुआ कि इन्होंने इतनी बड़ी सुरंगें वहां बिछा ली हैं, जो कि इतना अजीब गरीब है कि उस सुरंग में घुसना और उसके बाद में फिर आप अपने सही रास्ते पे जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। जैसे तोरा बोरा में भी ऐसा ही है कि तोरा बोरा में आप नहीं आप जा सकते हैं जी मगर कोई रहनुमा ना हो। तो सही। अब ये एक ऐसी अजीब गरीब बात है जिससे अब मसला ये है कि जब आपने दूसरा सवाल जो करना है, जो आपने मुझे बताया है कि वो बता कर लीजिए बाद में, कि ये तो हाँ जी, एक ऐसा मिनट। लगता है कि उन्होंने उसको होने दिया है, और या उन्होंने अमेरिकनों ने सरफ नजर किया है कि अब इसराइल को थोड़ा सा सबक मिल जाए। नेतन्याहू उनकी बातें भी नहीं मानता था। जब वो चाहते होंगे कि हमारा असला बिके, ये वो चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन जीते हम इसराइल के, उनको जो नुकसान पहुंचेगा हम उनकी मदद करेंगे। तो जो बाइडेन का ये ख्याल हो कि हम इलेक्शन जीतते हैं। तो बहरहाल सही। वो शायद इलेक्शन जीत नहीं रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन आगे आप सवाल करना चाहें। जी। जी आपने बताया कि ये सुरंगें, जैसे आपने कहा कि इन्होंने कैसे कर ली, ये एक सवालिया निशान है, वी डोंट नो। और उसमें आपने ये भी बताया कि इजराइल को सबक भी सिखाना था, बट जो एक नॉर्मल ऑडियंस है उसकी समझ से बालातर है कि इतनी ज्यादा जो जो हालात चल रहे हैं, जो नदन गजा के अंदर खास तौर पे, जिस तरह से इसको एथनिक क्लेंजिंग भी कहा जा रहा है और नस्लकुशी भी कहा जा रहा है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड कि पॉलिटिकल मफादात जो भी हैं उसमें भेड़ बकरियों की तरह से जो है फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। वहां पे डेथ टोल क्या है, असल में क्या कैजुअलिटीज हैं? आपने इसराइल की कैजुअलिटीज का जिक्र किया, गजा में क्या हो रहा है? देखिए, इसराइलियों की भी कैजुअलिटी काफ़ी हुई है, मेरे ख्याल में 3,000 प्लस हो गई हैं, लेकिन ये 12 हैं। जो कोई भी आदमी इसराइल की कैजुअलिटी की बात करता है उसको ये लोग निकाल देते हैं या मार देते हैं वहीं पर ही। आपने जिस तरह कहा कि कोई 45 आदमी तो आज से 4-5 दिन पहले हमारे जो थे जर्नलिस्ट वो मारे गए। और इसके अलावा जो जो अहम बात यह है कि जो यूएनओ के जो कारकुन हैं वो भी कुछ 100 की तादाद में मारे गए हैं। तो अब इसमें यूएन ने शोर मचा रहा है, लेकिन ये है कि वो वीटो अमेरिका वीटो कर देता है इंसानियत के खिलाफ। अगर जो बात भी कहा जाए कि कोई दज्जाल है, तो फिर अब इस पर साबित हो रहा है कि दज्जाल जो है एक तरफा देख रहा है। और वो दज्जाल एक सिंबॉलिकली है कि वन आइड मैन हो रहा है, जो वन आइड मैन है अमेरिका से।
अब दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं कि फलस्तीनियों की तादाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनका ये पुराना ख्वाब है। इस तनाजुर में देखा जा सकता है कि जो कुछ भी उन्होंने अपने आदमी मरवाए हैं, वो शायद इस तनाजुर में मरवाए हैं कि किसी तरह से भी हम फलस्तीनियों का मुकम्मल सफाया कर दें। आपको याद होगा कि मैंने वो सितंबर 2005 में जब चंडीगढ़ गया था, और वहाँ पर मुझे मोसाद के लोगों से एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ का एक एडमिरल ने ये कहा था मेरी तकरीर के बाद में कि, क्योंकि मेरी तकरीर जो ओपनिंग सेशन की आखिरी थी और फिर उसके बाद में फर्स्ट सेशन शुरू हुआ, तो उस पर उसने ये कहा था कि ये इसका इलाज जो है वो फ़लस्तीन का इलाज सिवाय इसके कुछ नहीं है कि सारे फ़लस्तीनियों को मार दिया जाए। तो इस पर पाकिस्तानी जनरल तलत मसूद साहब ने जवाबन ये कहा था, और फिर मेरे नाम से कहा था कि ये जो है ये खुद भी ये फंडामेंटलिस्ट हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। हमने कहा था कि ये दहशतगर्दी हमने ईजाद नहीं की थी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बात आप कह रहे हैं, वो उस हवाले से अगर आप देखें, तो वो इस फार्मूले पे जा रहे हैं कि वहाँ पर एथनिक क्लीनिंग नहीं बल्कि पूरे एक फ़लस्तीनियों का सफाया कर दिया जाए, और वो शायद उन्होंने इसलिए अपने आदमी को मरवाया है। तो अब ये ऐसा लगता ये है कि वो अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहना रहे हैं। अब देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होते हैं, और ये कितना उनका, क्योंकि ये एक अजीब बात ये है कि ये ईरान जो इनका बहुत बड़ा हिमायती था, और एक ज़माने में जब आपको याद होगा कि मैंने छठी अरब इसराइल जंग 2006 की जो 33 रोज़ा जंग थी, छठी छठी अरब इसराइल जंग जो थी, ये तो अरब इसराइल जंग नहीं है, ये तो हमास और इसराइल के दरमियान में है, क्योंकि सारे अरब ममालिक इनका साथ नहीं दे रहे हैं। उस वक्त तो साथ दे रहे थे, हिजबुल्लाह लड़ी थी उस वक्त, और हिजबुल्लाह ने वो इसराइल को जीतने नहीं दिया था, और उस 33 रोज़ा जंग के अंदर वो कुछ भी अहदाफ हासिल नहीं कर सका था इसराइल। इस लिहाज से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह जीत गया, तो टेक्निकली जीत गया, वैसे तो नहीं जीत सका। तो अब ऐसी सूरत हाल में हिजबुल्लाह भी उनकी हिमायत नहीं कर रहा है, और सिर्फ ये जो यमन के लोग हैं ये हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अब यमनियों ने ये किया है कि वो एक 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 तेल बरदार जहाज को उन्होंने डुबो दिया है। तो कल उनके परसों उनकी कश्ती डुबो दी गई थी, और अमेरिका वहां पर एक 12 रुकनी एक यानी फौज बना रहा है, जो कि 12 ममालिक पर मुश्तमिल, जो कि जिसमें कुवैत, मैंने जो यूएई और बहरीन और उर्दन, मिस्र, ये तो शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है कि आप इसमें मदद दें। तो पाकिस्तान ने इसमें माजूरी जाहिर की और कहा कि हमारा तो कश्मीर का और फलस्तीन का मसला जो है वो एक जैसा है, तो हम इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अलबत्त आपको हमें कश्मीर में रिलीफ दिलाना होगा। अगर हमें हमारे आदमियों को खामोश रखना है तो हमें कश्मीर में रिलीफ आपको दिलाना होगा, वरना तो फिर हम। तो इस पर उन्होंने, मेरे ख्याल में अमरीका ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब से वादा भी किया है कि वो हम इंडिया के साथ बात करेंगे कि वो क्या तो वो 370 और 35A का जो है वो क्लॉज वापस लें और उसकी हैसियत को बहाल करें। उससे उनको ये फायदा होगा कि वो जो जो दुश्मनी चल रही है चीन के खिलाफ वो खत्म हो जाएगी, और चीन मुतमिन हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो मेरे ख्याल में करेगा नहीं, इंडिया नहीं करेगा। उन्होंने उल्टा ये किया है कि हाफिज सईद को आपसे मांग लिया। उनको पता है कि इंडिया अमेरिका इन पर दबाव डालेगा, तो उन्होंने हाफिज सईद को आपसे कहा कि हमें हमें हमारे हवाले किया जाए। तो इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। अगर उनके व्लॉगर को देखें, उनके उनके जो बहुत सारे टीवी चैनलों को देखें, तो वो एक जो डिसेप्टिव प्राइड में मुब्तला हैं, खुद फरेबी का शिकार हैं। और वो बड़ा यानी एक कोई ना कोई एक ऐसा है जो हिटलर का जिस तरह से फखर का कैफियत पैदा की थी, जिसके बाद में जो दुनिया में आलमी जंग हुई थी, इसी तरह से इंडिया इस वक्त ये कर रहा है। और और इंडिया ये भी कर रहा है कि वो अमेरिका को जो है वो मैंने अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि अब रशिया का जो वजीर खारजा वहाँ गए हैं 30 दिसंबर को। तो वो उन्होंने महादे बहुत से माहदे कर लिए हैं। एटमी जो पावर प्लांट है वो दिए हैं। वो जो 6 एटमी पावर प्लांट का वादा किया था उन्होंने, तो माहदे पहले किए थे, हमें साइन किए थे कुछ आज से 5-6 साल पहले, जब पुतिन गया था उनको डराने के लिए। तो वो अब उन्होंने, जब अमेरिका ने इंडिया को दबाना शुरू किया, तो उन्होंने फिर वो रूस से फिर ताकत नाता जोड़ लिया है और अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया है। तो अब बहस ये है कि अमेरिका से अमेरिका अमेरिका यानी अमेरिका के कहने पर या इसराइल के कहने पर मैन पावर जो है वो इंडियंस की, वो इसराइल को सप्लाई हो रही है, श्रीलंका से सप्लाई हो रही है।
तो जो मैन पावर की कमी उनके पास है वो उसको इंडिया और इसराइल को कमी को दूर कर रहे हैं। तो बधाई नजर आता है कि ये जो वाक़या है ये रूस ने किया है, रूस की मदद से उन लोगों ने किया है, हिजबुल्लाह ने। तो इसी वजह से उनको रोकना चाहते हैं। और यूक्रेन का जो मामला है वो सर खाने में, यानी अगर वो 50% जो है, जितना कि ज़्यादा था ऊंचाई ऊंचाई पर, 50% गिर गया है, लो लेवल पे आ गया है। तो अब इस हालत में ये देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत ही यानी इसराब है दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर ऐसे जब वाक़या होते हैं तो हर मुल्क में आपको देखिए 2024 का अजीब गरीब साल है कि जो हर मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं, जैसे ऐलान हुआ है, इंडिया में हो रहे हैं, उसमें अमेरिका में हो रहे हैं, रूस में भी हो रहे हैं। सब जगह 2024 में इंतखाबात हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक आदमी हाइप पर है और वो कोई ना कोई बड़ी गलती कर सकता है, जो कि जिसका खदशा ये है कि आलमी जंग ना हो जाए। जी। सही। ये जो आपने बात बताई, इंतखाबात की बात बताई, आपने बत-यमन का भी ज़िक्र किया। ये जो जंग है, जंग तो 2 हम पल्ला के दरमियान होती है या एट लीस्ट टू सम एक्सटेंट बराबरी के दरमियान होती है। लेकिन ये जो मज़ामत है फ़लस्तीन की तरफ से और मकबूज़ा फ़ौजों की तरफ से जो ये लड़ाई है, इसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट ख़ित्ते में क्या होगा? आप देखते हैं अभी अभी ख़बर है कि जी हमास के जो नायब हैं, उनको शायद लेबनान के करीब एयर स्ट्राइक में शहीद किया है। तो ये इस जंग का स्पिल ओवर क्या होगा खत्ते के अंदर? देखिए, अभी तो स्पिल ओवर ये हो रहा है कि वो शाम पे भी कर रहे हैं। और इस लिहाज से आप देखते हैं कि सऊदी अरब भी सब साथ नहीं दे रहा है। और सब लोगों को ये ख्याल है कि ये जो हमास ने जो फैसला किया है वो शायद किसी और मुल्क से कहा है। ईरानी भी साथ इतना नहीं दे रहे हैं, वरना तो ईरानी अगर वो साथ देते तो ये उसको चारों तरफ से घेर सकते थे। सिर्फ हूसियों से कहा कि वो वहाँ से वो मिसाइल फायर कर दें, तो मिसाइल फायर करते हैं तो वो जो सऊदी अरब में पेट्रियाट है वो रोक लेते हैं, उनको उधर वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो अलबत्ता ये जरूर है कि वो वहाँ पर जो 12 रुकनी जंग हो रही है वो दबाव डालेगी ईरान के ऊपर। और ईरान के पर आखिरी आखिर में इल्ज़ाम ईरान पे ही आना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि आज हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए। इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। किसी वक्त भी कोई नेतन्याहू के ऊपर हो सकता है, कोई कोई बड़ा आदमी मर सकता है। तो बहरहाल ये जब ये बेचैनी और एक किस्म की बेचैनी के अलावा जो बेयकीनी कैफियत है, कोई ऑर्डर नहीं है दुनिया के अंदर, उसको उस हालत में जब अब आलमी जंगें होती हैं फिर ऐसे किसी भी एक छोटे से वाक़े से फ्लेयर अप हो जाती हैं। और वो फिर बड़ी यानी बड़ी जंग में तब्दील होती हैं। और फिर दुनिया के अंदर खात्मा जो शुरू होता है बहुत बड़ा। तो अब अमेरिका, रूस और चीन और सब के सब जो हैं वो इसी इसमें है बचाने के लिए अपने आप को। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जैसे जो भी हो रहा है विद इन जो जो यानी हमास की लिमिट तक रहे, इससे आगे ना बढ़े। तो रूस भी, लेकिन अब ये रूस की और चीन की और सबकी, पाकिस्तान की, ईरान की, सबकी ये ख्वाहिश है कि ये जंग जो है वो रुक जाए। तो वो इसराइली रोक नहीं रहे हैं, अमेरिकन भी नहीं रोक रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे, जो उनका हतमी इरादा है। लेकिन ये है कि वो जाहिर है कि जो ये निज़ाम अल्लाह का है वो कब तक ये इसको इंसानों को मारेंगे। हमास के लोगों ने जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसकी तमाम जो जो बातें हैं वो उन्होंने पूरी की हैं। कि उन्होंने मज़ामत की, पत्थरों से की है, ज़बान से की है, छोटे छोटे बच्चों ने, 5 साल के बच्चों ने भी की है, 2 3 साल के बच्चों ने भी की है। तो ये अदा हम ये समझते हैं कि ये अदा जो है इंसानों की अल्लाह को पसंद आई होगी। और इसके जवाब में फिर इसराइल को सज़ा मिलेगी जो बहुत शदीद है, जो कि आखिरी लड़ाई है, जो कि आपका जिसको आर्मागेडोन कहते हैं या आखिरी मार्का कहते हैं। तो हमें यकीन है, वो हम समझते ये हैं कि ये उनको नहीं मार सकेंगे। वो ज़मीन भी नहीं छोड़ रहे हैं और वो अभी तक लड़ भी अच्छा रहे हैं। और वो जब वो उनकी वो आते हैं, टैंक आते हैं, तो उनके टैंक को गिरा लेते, उनको मार देते हैं, उनकी चेन को। तो वो ये समझ में उनकी नहीं आती कि इनके पास क्या चीज़ है कि जिससे कि वो टैंक को एक एटॉमिक टिप उनके पास कोई असला है, जैसा कि हमने इस्तेमाल एक ज़माने में बोस्निया में किया था उनके खिलाफ, कोसोवो के खिलाफ। तो वो अमेरिका की परमिशन से किया था। लेकिन वो उन्होंने मैंने मुसलमानों के ऊपर, बस्तियों के बस्तियों में टैंक चढ़ा देते थे।
तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने एटॉमिक जो है मिसाइल दिए थे, तो जिससे वो जब वो जैसे ही उसको मारते चेन में, वो वहीं की वहीं ढेर हो जाती थी। ये लोग भी यही कर रहे हैं कि इनके पास जो आया होगा तो रशिया से आया होगा। तो जब भी जैसे ही वो मिसाइल पर टैंक वो जो वो मारते हैं गोला, या वो मिसाइल मारते हैं उसको, टैंक के चेन को, वो टैंक टूट जाती है, वो बेकार हो जाता है। तो जो आदमी निकलता है उसको मार देते हैं, वो रोबोट होता है या इंसान होता है, जो भी होता है उसको मार देते हैं लोग, उसमें से निकल कर अपने सुरंगों से। तो जहाँ पर से गुजर के आते हैं लोग, तो अभी अब बड़ा ये हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वजह ये है कि वो सुरंगे हैं, दूसरा ये है कि इन्होंने जो उनके आदमी पकड़े हुए हैं, जो जनरल भी हैं, कर्नल भी हैं, काफ़ी बड़े ओहदे के लोग हैं, अहम लोग हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। जब ये लोग हमला करते हैं तो वो भी वहाँ कहीं ना कहीं ये लोग रख लेते हैं एक दो चार आदमी, ताकि वो भी मारे जाएं तो फिर इसराइल बदनाम हो। तो ये काम तो हो रहा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी पेचीदा लड़ाई है इस वक्त, और सूरत हाल भी मुल्क दुनिया भर की पेचीदा है, जिसकी वजह से कुछ निकल नहीं कहा जा सकता कि इस लम्हे जिस लम्हे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बाद में जो दूसरा लम्हा आएगा वो क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जी इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, इज ए वेरी फ्रेगाइल सिचुएशन, फ्रेजाइल जो है। और आप ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि एवरीबडी इज स्टन, एंड हर एक आदमी अपने अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर एक मुल्क जो है। अब इसमें सिर्फ हमास जो है वो अकेला लड़ रहा है, और वो कोई और ईरानी भी इतना साथ नहीं दे रहे हैं जितना कि पहले देते थे। तो अब वो, क्योंकि वो उनको अपने एटमी प्रोग्राम की फिक्र लगी हुई है कि वो 93% पे चले जाएं तो एटमी धमाका कर दें, और कहें कि साहब हम भी एक एटमी ताकत बन गए हैं। तो फिर वो इसमें चक्कर में लगे हुए हैं, वक्त गेन कर रहे हैं। जी। जी। आपने बात बता दी कि दुनिया किस तरह बटी हुई है, और ज़ाहिर है एवरीबॉडी अपने मफाद को लेके सब उसमें मुत्तहद है। हम सिमिलर रिएक्शंस देखते हैं इस्लामी दुनिया का भी, और फिर आप ये दूसरे ब्लॉक्स का भी देखते हैं। आपने रशिया का ज़िक्र किया, उनकी ख़ास एक बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है। बट इसमें वेयर इज़ पाकिस्तान स्टैंडिंग? एंड व्हेन आई से पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हुकूमत की बात नहीं करती, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात करती हूँ कि उनमें बहुत बेचैनी है, और ज़ाहिर है बहुत सारे सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, इंसानी भी, रिलीजियस भी। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लोगों को क्या करना चाहिए, और वेयर शुड वी गो हेड फ्रॉम हियर? देखिए, पाकिस्तान के लोगों में जो बेचैनी तो है, लेकिन इस दफ़ा हमने ये बात अजीब देखी है कि पाकिस्तान के लोगों ने, जो पाकिस्तान के उलमा कराम थे, पाकिस्तान की जो मजहबी पार्टियां थी, वो सब सर जोड़ के बैठ जाती थी, इस दफ़ा नहीं बैठी हैं। इस दफ़ा उलमा कराम भी नहीं बैठे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं होती, कोई सुन्नी शिया, कोई मसला नहीं होता, सब लोग फ़लस्तीन की हिमायत करने खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमास की हिमायत करने को कोई तैयार नहीं है। और ये कोई उलमा कराम की मीटिंग भी नहीं हुई है कि जो मुत्तहदा मीटिंग जिसे कहा जाए। तो हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो वाजबी सा है कि साहब हम इंसानों की जानों को बचाना चाहते हैं, और इसको हम ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, अब जंग जो हो रही है। तो वो बंद हो नहीं रही है, इनका तो कोई से नहीं है हुकूमत का, और आवाम का भी कुछ दबाव को बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पहले होता था हुक्मरानों पर। तो वो बड़े बड़े मुजाहरे होते थे, आपको याद होगा। तो जमात इस्लामी इसमें पेशवेश होती थी, वो मदद में तो अभी पेशवेश है, लेकिन मुजाहरे नहीं कर रही, जो कि 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का, 2-4 लाख का जो होता था वो नहीं कर रही। अब इसकी वजह हमें नहीं मालूम है कि हम किसी से अभी तक हमने इस सिलसिले में किसी से बात नहीं की है, सियासतदानों से, कि वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। पार्टीज का में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अभी तक। हैरत अंगेज बात यह है कि जो इतनी बड़ी सतह पर वाक़या अगर हो रहा है, तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए, उसमें मुश्तरका फैसला हो, वो नहीं हो रहा है। तो बहुत अजीब सूरत हाल लगती है कि पाकिस्तान जो है मैंने बहुत ही मोहतात अंदाज में चल रहा है, जो होने नहीं दे रहे हैं हम हुक्मरान, शायद वो कि भाई हम पर दबाव ना बढ़ाओ, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। जी। जी, ठीक है। मैंने यही बात कही थी, कंसेंसस बिल्डिंग के लिए अब क्या मज़ीद हो सकता है? मुस्लिम दुनिया का हम रद्द-ए-अमल देख ये रहे हैं और बड़ा मुस्लिम दुनिया मायूस में कुन है। कंसेंसस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उनका ये ख्याल है कि ये रशियन मेड है, तो इस लिहाज से वो ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं मुसलमान ममालिक जो हैं। और अमेरिका का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका खुद अपने मुल्क के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके यहाँ भी बेचैनी है, और ट्रम्प जो है उनको बहुत ज़्यादा दबा रहा है, वहाँ भी टूट फूट का शिकार है। तो बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब होंगी, क्योंकि उनका
उनका तो ये है ना कि वो बालादस्त बनना चाहते हैं। उनको जो चैलेंज हो गया बालादस्ती को, रूस ने और चीन ने कर दिया है, तो वो इनको ठिकाने लगाना चाहता है अमेरिका, और ये लोग अपने सर्वाइवल चाहते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड होने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहे तो हम हमें कबूल है। और यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए वो लड़ रहे हैं दुनिया भर के अंदर, सारे जो कुछ हंगामे करा रहे हैं। और इसके मुकाबले में रशिया और चाइना जो है अपने आप को महफूज कर रहे हैं, और अपने ताकत को बचा के रख रहे हैं। कहते हैं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड हैं, हम भी आपके मुकाबले में खड़े हैं। और जो बाइडन जो है वो थोड़ा सा इस लिहाज से ओल्ड गाई, और वो चाहता ही है कि वो अपने आप को अभी भी इस ख्वाब में है कि वो भी यूनिपोलर वर्ल्ड है। अब बजाय तो ये है, अभी तो यूनिपोलरिटी कहते हैं, जब तक कि वो लोग तस्लीम न करें, खुद अमेरिका भी तस्लीम न करे, तो उस वक्त तो यूनिपोलर वर्ल्ड ही कहा जाएगा। लेकिन बहरहाल लगता नहीं है, क्योंकि अब रशिया ने भी चैलेंज किया हुआ है, और चाइना ने भी किया हुआ है। अब इंडिया भी तैयार हो रहा है उनको उनको चैलेंज करने के लिए। तो ये उनका जो असेसमेंट था पुराना, उसमें ये था कि ईरान, इंडिया, फ्रांस और चीन और जापान, चीन और अमेरिका जो है वो उनको 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 चैलेंज करेंगे अमेरिका की बालादस्ती को। ये उन्होंने बहुत पहले 80s में ये फैसला कर पता उनको अंदाजा था। तो वो अब हो रहा है। तो बहरहाल वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बालादस्ती के सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब नतीजा क्या होता है, क्योंकि तो ये तो एनी बड़ी गैस। तो मामला संगीन है वैसे दुनिया भर का। जी, एंड आप कोई वो नहीं बता सकते कि कितना लंबा चलेगा? इट कुड बी ये नहीं, बहुत लंबा चल सकता। लंबा तो यकीनन ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि ये अगर ये महीनों चल सकता है। लेकिन कोशिशें बहुत हो रही हैं अंदरूनी खाना कि भाई ये मामला हो जाए, खत्म हो जाए। और लेकिन अगर जो भी कोशिश करता है, वो अमेरिका की आशीर्वाद जब तक उसको नहीं हो, अमेरिका उस पर नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि इलेक्शन के करीब वो शायद वो खत्म करना चाहे, क्योंकि उससे ये भी ओके, खतरा अब हो गया है अमेरिका को कि वो मुसलमान वोट उसे नहीं मिलेंगे, और इस तरह से सही, ट्रम्प जीत जाएगा। तो सही, ये इम्कान है कि वो शायद इलेक्शन से वक्त में, जो अमेरिका के जब इलेक्शन आएंगे उससे पहले शायद ये मामला निमट जाए, या उसके बाद निमट जाए। सही। और जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एनेस्थीसिया भी नहीं है वहाँ पर और सर्वाइवल का बड़ा मसला हुआ है, उस पे क्या हो सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल हो नहीं, सकता है? उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो जा रहा है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल में नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जो कुछ थोड़ा बहुत वक्त निकाल कर दे देते हैं। लेकिन इससे उससे स्पाइनेज भी करते हैं वो लोग। तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन रिसीव कर रहा है, तो वो उसी तरह से फिर वो हमला करते हैं। तो बहरहाल वेरी सीरियस कंडीशन। जो इंसान इस तरह से मजबूर कभी देखा नहीं गया तारीख के अंदर। राजू ने बहुत दफा किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक को फांसी लगाने की कोशिश की, जो कि मुसलमानी नजरिए के तहत तो वो जिंदा है। लेकिन खुद तो ईसाई तो मानते हैं कि वो फांसी उनको ले दी गई। तो अगर आप देखें तो ये जो इसराइलीज हैं, ये बेसिकली बहुत जालिम लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत से नबियों को मारा है। और ये इनकी तारीख में हमेशा यही है कि वो खुद भी ख़त्म होना चाहते हैं, और दूसरे अगर वो हम खुद ख़त्म नहीं हो सकते हैं तो दूसरों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो इस फिलासफी के अंदर है कि भाई हमें हमारी सर्वाइवल होनी चाहिए, बाकी दुनिया में आदमी रहे या ना रहे, वो ये उनका फलसफा है। वो आबादी जितनी भी कम होगी वो उनका फ़ायदा है, क्योंकि उनकी आबादी कम है। तो सदियों से ये अमल वो जारी है। वो आपको मैंने शायद कभी बताया हो कि अगर हम 1085 से अगर देखें, तो वो 1085 से अब तक जो है वो हर मुल्क से निकाले गए यूरोप के, और आखिर में यहाँ बता दिया लाकर उनको। जी। जी, आपका क्या मैसेज होगा व्यूअर्स को, ऑडियंस को कि इस सूरत-ए-हाल में वो क्या करें? किस तरह से वो अपनी अपनी ज़िंदगी भाई को ये आगे चलाएँ? जंग को रोके ना जी, फौरी तौर पर तो जंग रोकना चाहिए। इंसानी अलमिया को जन्म नहीं देना चाहिए। और अलमिया तो जन्म ले चुका है, लेकिन मजीद नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाक